नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसमें विज्ञान है, जासूसी है और पूरी दुनिया की ताकत का खेल है। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट से 10 देश दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने की दौड़ में शामिल हो गए? ये कहानी सिर्फ बम की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने इसे बनाया और उन नेताओं की जिन्होंने इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत करेंगे पहली चिंगारी से, फिर देखेंगे कि कैसे ये आग यूरोप और एशिया में फैली। इसके बाद कुछ सीक्रेट प्रोग्राम्स के राज खोलेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आज ये परमाणु साया हम पर कैसे मंडरा रहा है। तो कहानी शुरू होती है एक लैब से। साल था 1938, जब जर्मन वैज्ञानिकों ने एटम को तोड़ने का एक तरीका खोज निकाला। इससे एक ऐसी ताकत बाहर आई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, और ये एक ऐसी खोज थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब डर ये था कि कहीं नाजी जर्मनी पहले बम न बना ले। इसी डर से अमेरिका ने इतिहास का सबसे बड़ा और सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसमें दुनिया के सबसे तेज दिमागों को एक साथ लाया गया, और नतीजा एक ऐसा हथियार जिसने जंग तो खत्म की, पर एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत कर दी। अच्छा, जब प्रेसिडेंट ट्रूमन ने स्टालिन को बॉम्ब के बारे में बताया तो स्टालिन ने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कोई हैरानी ही नहीं हुई। और क्यों होती? उनके जासूस तो पहले ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर थे। लेकिन स्टालिन को शक करने की आदत थी। उन्हें लगा कि ये कोई चाल है, कोई गलत जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपने साइंटिस्ट को सब कुछ शुरू से फिर से चेक करने को कहा। इस पूरी रेस में ब्रिटेन शुरू से ही शामिल था। उन्होंने अपनी सारी जरूरी न्यूक्लियर रिसर्च अमेरिका को इस वादे पर सौंप दी कि जब तकनीक पूरी हो जाएगी तो उसे शेयर किया जाएगा। ये एक ऐसा वादा था जो खैर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। जैसी जंग खत्म हुई, अमेरिका ने दरवाजा बंद कर दिया। एक नया कानून आया और सारी न्यूक्लियर सीक्रेट्स पर ताला लग गया। ब्रिटेन एकदम हैरान और अकेला रह गया। अब अपनी वर्ल्ड पावर वाली हैसियत बनाए रखने के लिए उन्हें सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ा। और ठीक जब लग रहा था कि चीजें इससे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती, तभी एंट्री होती है हाइड्रोजन बॉम्ब की। एटम को तोड़ने की जगह अब उसे जोड़ने की तकनीक। और ये बॉम्ब हिरोशिमा वाले बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। अब यह हथियारों की दौड़ नहीं, एक भयानक सपना बन चुकी थी। एच बम के आने से पूरा गेम ही बदल गया। अब ये सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन की रेस नहीं थी। यूरोप के दूसरे देश भी इस तबाही मचाने वाली ताकत को हासिल करने के लिए बेताब हो रहे थे। देखिए, 1956 के सुएज क्राइसिस में जब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला किया तो अमेरिका ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इस एक घटना ने फ्रांस को सिखा दिया कि वो अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। तो चार्ल्स डी गॉल के लीडरशिप में उन्होंने फैसला किया कि फ्रांस अपनी किस्मत खुद लिखेगा, और उन्होंने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाकर अपना खुद का आइटम बम बना लिया। चलिए अब यूरोप से एशिया की तरफ चलते हैं, जहां ये न्यूक्लियर रेस एक खतरनाक चेन रिएक्शन बन गई। एक देश टेस्ट करता तो उसका पड़ोसी भी तैयारी शुरू कर देता, और देखते ही देखते पूरा इलाका एक ज्वालामुखी के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। चीन का न्यूक्लियर सफर शुरू हुआ सोवियत यूनियन की मदद से, लेकिन फिर कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर दोनों बड़े देशों में ऐसी अनबन हुई कि सोवियत ने हाथ खींच लिए। चीन अकेला पड़ गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही अपना बम बनाकर दिखाया। चीन के टेस्ट ने सीधे सीधे भारत को चौंका दिया, और भारत ने अपने प्रोग्राम को तेज कर दिया। और जाहिर है, भारत जो करता पाकिस्तान उसका जवाब जरूर देता। बस यहीं से साउथ एशिया में एक खतरनाक न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई, जो आज तक चल रही है। और भारत की इस कहानी के हीरो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक लड़का जो कभी परिवार की मदद के लिए अखबार बेचता था, वो भारत की साइंटिफिक ताकत का चेहरा बन गया। उन्होंने देश को न्यूक्लियर क्लब तक पहुंचाया और आगे चलकर जनता के राष्ट्रपति कहलाए। पाकिस्तान के लिए ये अपने वजूद की लड़ाई थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का वो मशहूर बयान, हम घास खा लेंगे लेकिन बम जरूर बनाएंगे, ये दिखाता है कि वो भारत की बराबरी करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे, कीमत चाहे जो भी हो। पर कहानी सिर्फ इतनी सीधी नहीं है। अब जरा कुछ ऐसे सीक्रेट प्रोग्राम्स की बात करते हैं जो जासूसी, धोखे और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट से भरे पड़े हैं। अब बात करते हैं इजराइल की। इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट है। मतलब वो कभी मानते नहीं, पर सबको पता है।
और इस राज से पर्दा उठाया था मॉर्डेकाई वानुनु नाम के एक टेक्नीशियन ने, जिसे दुनिया को सच बताने की कीमत अपनी जिंदगी के 18 साल जेल में बिताकर चुकानी पड़ी। और अब एक बिल्कुल ही अनोखी कहानी साउथ अफ्रीका की। ये इतिहास का इकलौता देश है जिसने न्यूक्लियर बम बनाए और फिर खुद ही उन्हें खत्म भी कर दिया। हुआ ये कि जब वहाँ रंगभेद की नीति खत्म हो रही थी, तो उस वक्त की सरकार ने फैसला किया कि वो इन हथियारों को आने वाली नई सरकार को सौंपने की बजाय उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगी। और फिर आता है नॉर्थ कोरिया। इनके लिए ये बम अपने राज को बचाने का जरिया था, और इसमें उनकी बड़ी मदद की पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले AQ खान ने। वही AQ खान जो बाद में दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर स्मगलर बने और चोरी की हुई टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को बेचते रहे। तो पहले टेस्ट के 80 साल बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? सच तो ये है कि न्यूक्लियर जिन बोतल से बाहर आ चुका है और इसका साया आज भी पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। ये याद दिलाते हुए कि हम तबाही से बस कुछ ही फैसले दूर हैं। कई देशों ने कोशिश की पर नाकाम रहे। आज सबकी नज़रें ईरान पर टिकी हैं, जो शायद इस क्लब का अगला मेंबर बनने की कतार में सबसे आगे है। और फिर जापान जैसे देश भी हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी है, सामान भी है, बस पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। खैर, कम से कम अभी के लिए तो यही लगता है। तो सवाल उठता है कि इतनी तबाही के हथियारों के बावजूद एक अजीब सी शांति क्यों है? इसका जवाब छिपा है समंदर की गहराइयों में। न्यूक्लियर सबमरीन्स, ये सबसे बड़ा डर है। ये महीनों तक कहीं भी छिपी रह सकती हैं। मतलब अगर किसी ने हमला किया तो जवाबी हमला कहीं से भी हो सकता है, और हमला करने वाले का बचना नामुमकिन है। ये एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसे कोई जीत नहीं सकता। देखिए, ये टेक्नोलॉजी अब 80 साल पुरानी हो चुकी है। ब्लूप्रिंट्स भी अब कोई सीक्रेट नहीं रहे। तो अगर कोई चीज़ नए न्यूक्लियर देशों को बनने से रोक रही है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या कोई अगला देश होगा, सवाल ये है कि अगला देश कौन होगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।